तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने किया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। हमने किया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिर फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए तीन पैरामीटर की जरूरत होती है: न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट, डायरेक्शन। यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड की खास बात, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से ये चेंज नहीं होता। हर सिस्टम में एक ही वैल्यू होता है, n1 इक्वल टू n2 u2। कन्वर्जन पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, ये थे। आज हम देखते हैं व्हाट इज यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट? देखो, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं। जैसे मान लो हमसे कोई कहता है इस बोर्ड की लेंथ बता दो, और हमें इस पेन की लेंथ पता हो, तो हम क्या करेंगे? ऐसे रखेंगे, फिर यहां पे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, और हम कहेंगे कि इस लेंथ का 7 टाइम ये बोर्ड है, तो बोर्ड की लेंथ इसके रिस्पेक्ट में कितनी हो गई? 7 टाइम। इसका मतलब इसके मल्टीपल में हम बोर्ड की लेंथ बता सकते हैं कि नहीं? तो हमने कह दिया ये हमारी रेफरेंस स्टैंडर्ड है। हम लेंथ को एक यूनिट मानेंगे, इतनी लेंथ को। अब किसी की भी लेंथ इसके मल्टीपल में बता देंगे। कोई कहे ठीक है, यदि हम इतनी ले ले तो कैसे मल्टीपल में बताओगे? तो हम कहेंगे इसको ऐसे रख देंगे। ये हो सकता है इसका 1/3 हो, तो इसको सब मल्टीपल बोलते हैं। तो दिस इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड which is accepted internationally। तो यूनिट क्या होती है? एक रेफरेंस स्टैंडर्ड होती है जो इंटरनेशनली क्या होनी चाहिए? एक्सेप्टेड होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? ऐसा नहीं कि हमने यूनिट बना लिया और हम अपने एक लोकल एरिया में उसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन कहीं दूसरे एरिया में जाए वो लोग उसको जानते ही नहीं, तो ये यूनिट हम नहीं मानेंगे। हम किसको यूनिट मानेंगे? जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो, राइट? तो यूनिट इज इट इज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड accepted internationally। इसको हम यूनिट बोलेंगे। A reference स्टैंडर्ड दैट इज एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट बोलेंगे। अब इसकी कुछ खास बात होनी चाहिए, ये वेल डिफाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इस पेन को एक यूनिट मान लिया, कोई कहे कि नहीं हम इसको एक यूनिट मानेंगे। तो एक यूनिट आपको मानना जिसको डिफाइन भी कर देना है, ठीक है? डिफाइन, एग्जैक्टली डिफाइन कर देना है। तो यूनिट कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइन होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, सुटेबल साइज की होनी चाहिए। जैसे मान लो यहां से यहां तक की लेंथ आप मेजर करो और मिलीमीटर में करो, तो क्या बहुत बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा? तो बार बार इतना बड़ा नंबर लिखना क्या ठीक है? लेकिन मीटर में करें तो कुछ छोटा नंबर लिखना पड़ेगा। तो सुटेबल साइज की होनी चाहिए, ठीक? सबको इजीली मिल जाए, इजीली एसेसिबल होना चाहिए। जैसे आपने ऐसी एक यूनिट बना दी जिसमें बहुत हाई टेक्नोलॉजी का यूज किया, तो जिसके पास टेक्नोलॉजी बहुत हाई है वो तो उस यूनिट का यूज कर पाएगा। लेकिन बहुत सारी कंट्री में टेक्नोलॉजी बहुत हाई नहीं है, तो क्या वो उस यूनिट को यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा यूनिट डिफाइन करना है जो सबके लिए एसेसिबल हो, मतलब सब उस यूनिट को अचीव कर पाए, ऐसा हमें बनाना है। और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना ही चाहिए। इसको क्या बोल देंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट।
तो यूनिट की कुछ खास बात होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यूनिट की? ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। बोलो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सुटेबल साइज, मतलब समझ गए? यहां से और मून की डिस्टेंस मिलीमीटर में लिखेंगे तो कितना बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा? बहुत बड़ा। तो हम उसके लिए लाइट ईयर यूज कर लें या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यूज कर लें तो छोटा नंबर लिखना पड़ेगा कि नहीं? एक्यूरेटली डिफाइन होनी चाहिए, मतलब हर एक यूनिट डिफाइन होना चाहिए। जैसे 1 kg, 1 kg को हमने डिफाइन कर रखा है और ये डेफिनेशन 2018 में चेंज किया गया है, बट अभी हम पुरानी डेफिनेशन ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में पुरानी डेफिनेशन ही है। क्या होती है 1 kg? कोई बताएगा क्या होती है 1 kg? ये यूनिट को डिफाइन कौन करता है? यूनिट को बनाने का काम किसका है? साइंटिस्ट का। वो वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट मिल करके एक कमेटी बनाए हुए है। उस कमेटी का नाम क्या है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। क्या नाम है कमेटी का? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। ये क्या है? साइंटिस्टों का कमेटी है। इसकी हेड ऑफिस कहां पे है? पेरिस के आसपास। पेरिस फ्रांस मान सकते हो आप। कहां पे है? पेरिस में है, फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस की कैपिटल है, वहां पे इसकी हेड ऑफिस है। ये 5-6 साल के बाद मीटिंग करते ही रहते हैं और देखते हैं कि क्या यूनिट में कुछ नया डेफिनेशन देने की जरूरत है कि नहीं। यदि है तो वो डिफाइन करते हैं। इसलिए आप एनसीईआरटी में फंडामेंटल यूनिट को देखना तो डिफाइन की गई है और साल भी लिखा गया कि किस ईयर में ये नई डिफाइन की गई। उससे पहले कुछ और डेफिनेशन थी, बाद में डेफिनेशन बदली गई। तो ये सब काम कौन करता है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, GCWM। GCWM नोट में कहीं लिखते जाना ये सब। GCWM क्या होता है? ये जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। हेड ऑफिस कहां पे है? पेरिस में। पेरिस फ्रांस। पेरिस के पास में एक गांव था पहले, सब अर्बन एरिया पेरिस भी बोलते हैं। एक्चुअली उस गांव में इसकी ऑफिस है और उस गांव का नाम है सेवरीस। कुछ ऐसा ही लिखा जाता है, तो हो सकता है एग्जैक्ट स्पेलिंग हमें याद ना हो, बट कुछ ऐसा ही है, SEVRES। ये उस गांव का नाम है जहां पे एग्जैक्टली इसकी ऑफिस है और ये पेरिस के पेरीफेरी में है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं? पेरिस में मान लेते हैं। इस कमेटी का काम क्या है? यूनिट को डिफाइन करना या रीडिफाइन करना। डिफाइन करना या रीडिफाइन करना। ये कब बनी थी? 1960 में बनी थी पहली बार। कब बनी थी? 1960 में बनी थी। उससे पहले अलग कंट्री अपनी अलग यूनिट सिस्टम फॉलो करते थे। जैसे ब्रिटेन FPS सिस्टम चलाता था, फ्रांस CGS सिस्टम, बाद में MKS सिस्टम। इंडिया, ब्रिटेन के अंदर थे हम लोग, तो हम FPS सिस्टम ही फॉलो करते थे। तो जो 1960 की पहले की बुक है, आप देखो उसमें फुट, पाउंड, सेकेंड में यूनिट लिखी हुई है, इंडिया वाली बुक में भी। क्या ये बात समझ में आ रही? तो 1960 में ये सबको हटा के एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट बना दी गई, नाम SI सिस्टम। तो SI सिस्टम ऑफ यूनिट का एग्जिस्टेंस कब हुआ? 1960 में हुआ। SI सिस्टम एग्जिस्टेंस में कब आया? 1960 में आया। ये बात समझ में? यूनिट जब डिफाइन की जाती है तो ये चीज ध्यान रखा जाता है किस चीज का, कि वो सुटेबल साइज का होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, जिससे कि यूनिट की वैल्यू जो इंडिया में है वही अमेरिका में भी रहे। ठीक है? अब हम कहते हैं कि यूनिट एक, यहां से यहां तक एक लेंथ की यूनिट है, तो हमारे हाथ का ये, अमेरिका में जो आदमी उसके हाथ का ये क्या सेम होगा?
तो डिफाइन नहीं हुई। तो हमने एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दिया और वो डेफिनेशन यहाँ पे अमेरिका में, ब्रिटेन में, हर जगह एक ही वैल्यू देगा, तो ये वेल डिफाइन हो गई। इजिली एसेसिबल होना चाहिए, पता चल गया। इजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, मतलब मान लो यूनिट डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर से हम बना पाए। इजिली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए और इनवेरिएबल होना चाहिए, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ गया, यूनिट की लेंथ, यूनिट की वैल्यू बदल गई, बरसात हुई, यूनिट की वैल्यू बदल गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनवेरिएबल होना चाहिए, इसका मतलब यूनिट की वैल्यू बदलनी नहीं चाहिए, एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। क्या आप और कोई क्वांटिटी जानते हो जिसको हम कहते हैं ये इनवेरिएबल होता है? आपने सबने पढ़ा है, 12th का पहला चैप्टर में पढ़ा है, चार्ज। चार्ज इज इनवेरिएबल, मतलब चार्ज की वैल्यू रेस्ट में हो चार्ज तब भी वही रहती है, मोशन में कर दें तब भी वही रहती है। हम कहीं से चार्ज को देखें, चाहे रेस्ट से या मूविंग प्लेटफॉर्म से, उसकी वैल्यू बदलती, बट मास की वैल्यू बदल जाती है। यदि कोई बॉल है वो रेस्ट में है तो उसके मास को बोलते हैं रेस्ट मास, और जब वो चलने लगता है तब उसके मास को काइनेटिक मास। काइनेटिक मास इज स्लाइटली ग्रेटर देन रेस्ट मास। वाई? क्योंकि जब कोई चीज चलती है तो उसके पास एनर्जी आती है। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक। और एनर्जी वो बॉडी में स्टोर हो जाती है, किस फॉर्म में? मास के फॉर्म में। तो इसलिए थोड़ा मास बढ़ जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब बहुत तेज चलता है तब उसकी एनर्जी निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं? टोटल एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तब टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी को लिख देते हैं mc²। m इज काइनेटिक मास, क्या बोल देते हैं? mc², काइनेटिक मास इंटू c का स्क्वायर। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है और रेस्ट एनर्जी भी है। क्या ये बात समझ में आई? तो जब कोई बॉडी चलती है तो मास बदलता है, तो क्या मास इनवेरिएबल है? नहीं, मास वेरिएबल है, मास की वैल्यू बदल जाती है। तो मास कैसी क्वांटिटी है? वेरिएबल। बट चार्ज यूनिट कैसी होनी चाहिए? इनवेरिएबल। यूनिट कैसी होनी चाहिए? इनवेरिएबल। क्या ये बात समझ में आ गई? तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट कितनी होती है? 5। ऐसे याद करो, 5 होती है। पांचों को रिकॉल करो आंख बंद करके, तो आप देखो पहली बार 2 रिकॉल कर पाओगे, फिर देख लो, फिर हो सकता है 3-4 रिकॉल कर पाओ। ऐसे थोड़ी थोड़ी टाइम पे रिकॉल करते रहो। क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे? हम लिखेंगे कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। 4 लिख देंगे, इसमें से 3 लिख देंगे, 1 लिख देंगे यूनिट शुड बी वेरिएबल। तो जिसको इनवेरिएबल वेरिएबल पता है वो तो पहचान जाएगा, अदरवाइज उसको सब यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स ही लगेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? तो यहां पे एक क्वेश्चन लिख देते हैं हम। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट है, नोट कर लेना। यहां पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग, which one of following is not characteristics of unit? पहला सुटेबल साइज, दूसरा रिप्रोड्यूसिबल, तीसरा वेल डिफाइंड, चौथा इनवेरिएबल, पांचवा वेरिएबल।
Which one of following is not characteristics of unit वेरिएबल? ये यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? यूनिट के ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन यूनिट पे हम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हटा दो इसको। हटा दो। लिख दो यूनिट ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। यूनिट ऑफ सम इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। पहली क्वांटिटी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मान लो हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे बनाते, हम कोई फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता हो। तो आप सबको ये फॉर्मूला पता है। हमें इसके लिए यूनिट बनानी है तो जी को इधर लिख लेते हैं, बाकी क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई मास का स्क्वेयर हो जाएगा कि नहीं? यूनिट के लिए ऐसा लिख सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन, इसकी मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो ये इसकी एसआई यूनिट हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये होगी। एक होती है एसआई यूनिट, एक होती है एसआई फंडामेंटल। इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई फंडामेंटल यूनिट बोलते तो कैसे लिखते? तो सबको लेंथ मास टाइम में कर दो, फंडामेंटल यूनिट के टर्म्स में कर दो, तो वो एसआई फंडामेंटल हो जाएगी। न्यूटन केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बाकी तो फंडामेंटल में ही है। तो इसको एसआई फंडामेंटल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, न्यूटन की जगह लिख देंगे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो ये केजी स्क्वायर इस केजी से कैंसिल हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या आ गया? मीटर क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? केजी सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया मीटर क्यूब केजी सेकेंड स्क्वायर। इसको पढ़ते कैसे हैं? पर केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। पहले मास बोलते हैं, फिर लेंथ, फिर टाइम। पर केजी मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे पढ़ेंगे? पर केजी मीटर क्यूब। ये है एसआई फंडामेंटल, इसी से डायमेंशन लिखा जाता है। एसआई फंडामेंटल से क्या लिखते हैं? डायमेंशन। जहां पे केजी लिखा वहां कैपिटल एम लिख देंगे, जहां पे मीटर लिखा वहां कैपिटल एल लिख देंगे, और जहां पे सेकेंड लिखा वहां कैपिटल टी लिख देंगे। तो क्या डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी लिख सकते हैं हम? क्या लिखेंगे? एम पे पावर -1 एल क्यूब टी पे पावर -2। तो ये डायमेंशन हो गया। इसका मतलब डायमेंशन से हम कौन सी यूनिट इमीडिएटली लिख पाएंगे? एसआई फंडामेंटल। ठीक है, एसआई लिख पाएंगे इसकी बात नहीं करते, बट एसआई फंडामेंटल तुरंत लिख देंगे। एसआई फंडामेंटल पता है तो तुरंत डायमेंशन लिख देंगे। एसआई यूनिट में साइंटिस्ट का नाम भी आ जाता है। एसआई फंडामेंटल में किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं आएगा, सब मास लेंथ सेकेंड करंट फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों लाएंगे। क्या ये बात समझ में आई दोनों में?
बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो यहां पे। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज के यूनिट लिख रहे हैं ना, तो सेकेंड लिख देना। कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। अब देखो, देखो करना कैसे, पहले सुन लो। कोइफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, पहले तो हम कोई फॉर्मूला खोजेंगे, फिर एसआई यूनिट लिखेंगे, फिर एसआई फंडामेंटल और फिर डायमेंशन। क्या तीनों लिख सकते हैं? एसआई, एसआई फंडामेंटल और फिर डायमेंशन, ये तीनों लिखेंगे हम। कोई फॉर्मूला किसी को याद आ रहा है? स्टोक लॉ, फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। 6 पाई का कोई यूनिट नहीं, ईटा हमें पता करना है, आर रेडियस, वी वेलोसिटी। एफ इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। हमें ईटा की यूनिट चाहिए, तो हम ईटा इज इक्वल टू क्या लिख दें? केवल यूनिट लिखना है तो क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, 6 पाई की जगह 1 लिख देते हैं यूनिट के लिए। क्या होती है इसकी यूनिट? न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। इसकी मीटर, इसकी मीटर पर सेकेंड। क्या ये सेकेंड ऊपर चला जाएगा? क्या लिख दें इसको? न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। ये इसकी कौन सी यूनिट बन गई? एसआई यूनिट बन गई। क्या ये बात समझ में आ रही? इसी को बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है, जैसे तुम्हारा घर में कुछ अलग नाम है, तो ये एसआई यूनिट है। इसी को हम किसी और नाम से भी जानते, कोई बताएगा क्या? पॉइजलीस नहीं, पॉइजलीस तो कुछ अलग बात हो गई, बट ठीक है, थोड़ा कुछ नजदीक तो हो आप। डेकापॉइस, इसका नाम क्या होता है? डेकापॉइस। इसी को हम बोलते हैं डेकापॉइस। डेकापॉइस एक ही वर्ड है ये, डेकापॉइस। तो कभी डेकापॉइस लिख दिया जाए तो इसका मतलब ये है न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, और ये एसआई यूनिट होती है किसकी? बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अब एसआई फंडामेंटल क्या होगा? न्यूटन को हटाना है बस। क्या लिख दूं? केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, फिर ऊपर एक सेकेंड और नीचे मीटर स्क्वायर। ये स्क्वायर, ये सेकेंड कैंसिल, ये मीटर, ये स्क्वायर कैंसिल। क्या मिलेगा? केजी पर मीटर पर सेकेंड, यही तो मिलेगा। तो ये एसआई फंडामेंटल हो गया, केजी पर मीटर पर सेकेंड। अब क्या डायमेंशन लिख सकते हैं? बोलो बोलो, क्या होगा? एम एल -1 टी -1। कम से कम 20 बार पूछा गया डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट विस्कोसिटी, कम से कम 20 बार। क्या होता है? एम एल -1 टी -1। क्या ये बात समझ में आई कैसे किया? इसकी सीजीएस यूनिट लिखनी हो तो कैसे लिखते? बस यहां से सीजीएस बनाना इजी है। देखो, ये लिखें या ये लिखें, बात तो एक ही है। एक न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर इज 1 केजी पर मीटर पर सेकेंड। दोनों एक ही चीज है कि नहीं? ये दोनों एक ही चीज है। तो सीजीएस यूनिट बदलना क्या इससे आसान है? कैसे? देखो, जहां केजी है वहां ग्राम लिख दो, जहां मीटर है वहां, और जहां सेकेंड है वहां सेकेंड। तो व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसी का दूसरा नाम होता है पॉइस। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? पॉइस। तो पॉइस इज सीजीएस यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डेकापॉइस
SI यूनिट ऑफ, बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन भी होगा? हम बना सकते हैं रिलेशन क्या? हमें यूनिट कन्वर्जन तो आता है। क्वेश्चन लिखो एक, फाइंड वैल्यू ऑफ 1 डेकापॉइस इन CGS यूनिट। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 डेकापॉइस इन CGS यूनिट, ब्रैकेट में लिख देना इन पॉइस। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 डेकापॉइस इन पॉइस। CGS यूनिट का मतलब पॉइस। तो देखो, एक तरफ लिख देते हैं SI यूनिट, एक तरफ लिख देते हैं CGS यूनिट। N1U1 इज इक्वल टू N2U2। जब भी N1U1 का फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं तो यूनिट SI फंडामेंटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? SI फंडामेंटल होना चाहिए। तो डेकापॉइस, ये SI है, डेकापॉइस 1 डेकापॉइस लिया था। डेकापॉइस की यूनिट में क्या लिख सकते हैं हम? kg, बोलो, पर मीटर पर सेकेंड, यही तो होता है डेकापॉइस। इज इक्वल टू N2 हमें फाइंड करना है। यहां क्या लिख दूं? ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड, यही तो करना है। अब सेकेंड तो कैंसिल ही हो रहा है, हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। kg और मीटर को ग्राम सेंटीमीटर में कर ले तो 1 kg को क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम। मीटर को क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू N2 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल कर दो, ग्राम कैंसिल कर दो, ऊपर 3 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, कैंसिल कर दो। N2 की वैल्यू क्या आ गई? 10। इसका मतलब 1 डेकापॉइस इज 10 पॉइस। बोल सकते कि नहीं? तो ये कन्वर्जन फैक्टर आ गया कि नहीं? और ये होता भी है, 1 डेकापॉइस इज 10 पॉइस। 1 डेकापॉइस इक्वल टू 10 पॉइस। अब जनरली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट जब दी जाती है तो पॉइस में दी जाती है, 90% पॉइस में दी जाती है, बट पॉइस इज नॉट SI यूनिट। और जनरली हम कैलकुलेशन किस में करते हैं? SI में। और दी किस में गई है इसकी यूनिट? CGS में। तो बिना कन्वर्जन के कर दिया, आपका आंसर गलत हो गया। तो पॉइस जो दी गई है उसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो डेकापॉइस में कन्वर्ट हो गई, फिर आप उसकी वैल्यू यूज करें, तब आपका आंसर सही आएगा। क्या ये बात समझ में आई? नेक्स्ट लिखो, थर्ड लिखना, यूनिट ऑफ स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, या केवल स्टीफेंस कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। स्टीफेंस कांस्टेंट या स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट या स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो देखो, एक फॉर्मूला होता है रेडिएशन, चैप्टर का नाम सुना, हीट ट्रांसफर, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। 3 तरीके से हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन और रेडिएशन डिटेल में आपको 11 में करना होता है। रेडिएशन में स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ आता है, वहीं पे ये कांस्टेंट होगा, स्टीफेंस लॉ भी कहते हैं उसको हम। वो लॉ क्या बताता है कि किसी बॉडी से जो एनर्जी निकलती है सरफेस से, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, ये प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के। इसी को स्टीफेंस लॉ कहते हैं। क्या होता है स्टीफेंस लॉ? एनर्जी emitted per unit area per unit time is proportional to 4th power of absolute temperature of body। यदि बॉडी ब्लैक बॉडी है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के स्टीफेंस कांस्टेंट डायरेक्टली लिख देते हैं, और जनरल बॉडी है तो एक कांस्टेंट और लिखते हैं, इमिसिविटी। अभी उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटा के
एक कांस्टेंट लिख दे रहे हैं, यही स्टीफेंस कांस्टेंट होता है। हमें इसी को तो डायमेंशन चाहिए या यूनिट चाहिए, तो क्या करें, टी पे पावर 4 इधर ले आए और सबकी यूनिट पुट कर दें। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू एनर्जी की यूनिट अपॉन एरिया की यूनिट, टाइम की यूनिट, टेम्परेचर पे पावर 4, यही तो करना है। बोलो एनर्जी क्या होती है, जूल, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, टाइम क्या होता है, सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, केल्विन पे पावर 4। एक तो यूनिट ये हो गई जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर केल्विन पे पावर 4, एक तो ये हो गई। और जूल अपॉन सेकेंड को ही वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉट कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पे पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पे पावर 4, ये स्टीफेंस कांस्टेंट की यूनिट हो गई। दोनों एसआई यूनिट है। कैसी है, एसआई यूनिट है। एसआई फंडामेंटल यहां से लिखना आसान है कि नहीं। जूल क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होती है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि आपको एनर्जी और फोर्स की यूनिट या डायमेंशन याद है तो आपको पूरे फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी की यूनिट डायमेंशन निकालना इजी रहेगा। तो फोर्स की याद करना चाहिए और एनर्जी की याद करना चाहिए। ये एनर्जी क्या होगी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी तो सब फंडामेंटल ही है, पुट करके हम एसआई फंडामेंटल लिख सकते हैं कि नहीं। बोल दो क्या होगा एसआई फंडामेंटल यूनिट, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने जूल की जगह लिख दिया, अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड केल्विन पे पावर 4। देखो सब कुछ लिख दिया ना हमने। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, इनको कैंसिल कर दे, और यहां पे सेकेंड स्क्वायर है, यहां पे सेकेंड है, तो क्यूब हो जाएगा। तो क्या बनना चाहिए, केजी पर सेकेंड क्यूब पर केल्विन 4, यही तो बना। एल तो आ ही नहीं रहा। डायमेंशन क्या बन जाएगा, एम एल 0 टी पे पावर -3 थीटा पे पावर -4। डायमेंशन के लिए टेम्परेचर को के या थीटा किसी से भी लिख सकते हो। क्या बन जाएगा, एम एल 0 टी पे पावर -3 थीटा पे पावर -4। डायमेंशन भी लिख दिया। तो क्या ये टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। आपको तरीका पता होना चाहिए। केवल 2 यूनिट याद करना है, जूल के लिए और फोर्स के लिए। 90% की डायमेंशंस आप देखेंगे हम निकालेंगे इन्हीं दोनों से। केवल जूल और फोर्स का यूज करें, एनर्जी का यूज करेंगे और फोर्स का। तो ये इसका फंडामेंटल एसआई यूनिट बना दिया हमने, और इसी से हमने डायमेंशन लिख दिया। सबने डायमेंशन लिखा, इसका क्या हुआ, एम एल 0 टी -3 थीटा -4। एल 0 आप चाहे लिखें या ना लिखें, ठीक है। थोड़ा तरीका पता चला कैसे बनाते हैं, बोलो तरीका पता चला। अब एक आप बनाओगे, व्हाट इज यूनिट ऑफ, मतलब फोर्थ लिख देना, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। यूनिट ऑफ मतलब एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। चलो निकालो। प्रेशर की यूनिट सबको पता है, पास्कल या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। प्रेशर की जगह लिखेंगे न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की जगह मीटर क्यूब, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। क्या आया, न्यूटन मीटर किसकी यूनिट होती है,
वर्क की, जूल, तो न्यूटन मीटर का दूसरा नाम जूल। इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या होता है? एनर्जी होती है। क्या होती है? तो कहीं पे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आ जाए तो वहां पे हम यूनिट जूल लिख सकते हैं, डायमेंशन एनर्जी का लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो, ये बात समझ में आई? फिफ्थ पे लिखना, फिफ्थ पे लिखना, यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल आर। कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें आता हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी। हमें इसकी यूनिट चाहिए, इसकी यूनिट क्या होती है? मोल, इसकी यूनिट केल्विन, इसकी यूनिट जूल होती है। अभी निकाला, इसकी यूनिट जूल, तो आर की यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर मोल पर केल्विन। हो गया कि नहीं? बोलो, जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी यूनिट बन गई। इसकी एसआई फंडामेंटल क्या बनेगी? ये तो फंडामेंटल ही है, मोल, मोल कैसी है? फंडामेंटल है। के भी कैसी है? केल्विन, फंडामेंटल है। बस इसी को हटाना है। क्या लिखते हैं इसकी जगह? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एसआई यूनिट तो ये हो गई। एसआई फंडामेंटल लिखें तो ऐसे लिखेंगे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर 1/मोल इंटू 1/केल्विन। ये एसआई फंडामेंटल हो गई। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो क्या बनेगा? यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर मोल पर केल्विन। क्या बन गया? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर पर मोल पर केल्विन। बन गया कि नहीं? डायमेंशन लिख दो। डायमेंशन जब लिखते हैं तो कोई कोई मोल को लिखता है, कोई कोई नहीं लिखता, दोनों सही है। आप मोल को लिख दो, मोल को ऐसे लिख देना, MOL, डायमेंशन में ऐसे लिख देते। इसका डायमेंशन बोल दो, क्या लिख दो? ML स्क्वेयर T-2 मोल पे पावर -1 और थीटा पे पावर -1। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना मस्ट होता है। यदि आपने स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा तो गलत माना जाएगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना मस्ट होता है। अब जनरली मोल को हम डायमेंशन में लिखते नहीं है जनरली, तो यदि ये ना लिखा हो तो क्या बन जाएगा? ML स्क्वायर T-2 थीटा -1। आप ये सीखो कि हम बना कैसे रहे, ये सीखना है कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी तो थाउजेंड्स होगी, सबको हम कर नहीं पाएंगे। तरीका सीख लेंगे तो अपने आप खुद आप बना लोगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आए तो एक दो क्वांटिटी हम बोल रहे हैं, इसको आप खुद बनाओगे, फॉर्मूला हम बता देंगे। लिखो, 6 लिखो, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की एसआई यूनिट लिखनी है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। कोई फॉर्मूला याद आ रहा है जिसमें यह होता हो?
कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, लिख देते F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ये क्या होता है? चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? करंट इनटू टाइम। क्या होती है? एम्पियर सेकेंड। तो इसके भी जगह एम्पियर सेकेंड, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एम्पियर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, यहां पे मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन। 4 पाई की कोई यूनिट नहीं, तो क्या एप्सिलॉन नॉट को ऐसे लिख दें, क्यू स्क्वायर अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का मतलब चार्ज का स्क्वायर, दो बार चार्ज है कि नहीं, तो हमने स्क्वायर कर दिया। चार्ज की जगह क्या लिखेंगे? एम्पियर सेकेंड का स्क्वायर अपॉन फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलो, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे बोलेंगे इसको? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, अब ऐसा ही फंडामेंटल में न्यूटन की जगह क्या लिख देंगे? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसी से डायमेंशन भी आ जाएगा। कर लो। कुछ ऐसा मिलेगा क्या? ये वाला, ये मीटर स्क्वायर है, ये न्यूटन है। अच्छा, ठीक 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 ठीक। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोल रहे हैं ना? ठीक। अभी ये क्या बन जाएगा? केजी पे पावर -1, ये एल क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस, फिर एस पे पावर 4 ए पे पावर 2। अब ठीक है, तो ये इसकी एसआई फंडामेंटल यूनिट बन गई। डायमेंशन बता दो, बोलो। एम पे पावर -1, एल पे पावर -3, टी पे पावर 4, ए पे पावर 2। क्या ऐसा ही बन रहा है? बोलो। सब लोग करते रहना, सब लोग करते रहना, ये तुम्हें करना है, ये कुछ ऐसा आंसर आना चाहिए। अब बुक से आप मैच भी करना, देखना ये आता भी है कि नहीं। क्या ये बात समझ गए यहां तक? तो किसी की भी यूनिट हम ऐसे लिख सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं? व्हाट इज यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट? लिखो, व्हाट इज यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट? व्हाट इज यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट? रिडबर्ग कांस्टेंट, RYDBERG। व्हाट इज यूनिट ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट? RYDBERG, रिडबर्ग कांस्टेंट। किससे डिनोट करते? कैपिटल आर से। कहीं पढ़ा है? स्पेक्ट्रल लाइन, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, कुछ वहीं पे होता है। ये कैसा फॉर्मूला होता है वहां पे? 1/λ इज रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/, ये तो नंबर होते हैं,
तो इनका तो कोई डायमेंशन यूनिट होगी नहीं, यूनिट केवल इतने की होगी, तो इनकी जगह यूनिट की जगह यहाँ 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब फॉर यूनिट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ये क्या है? वेवलेंथ है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। तो आर की यूनिट क्या होगी? मीटर इनवर्स, मीटर पे पावर -1, तो आर की यूनिट हो गई मीटर इनवर्स। तो आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L-1, M0 L-1 T0, ये डायमेंशन हो जाएगा। किसका डायमेंशन है ये? रेडबर्ग कांस्टेंट का डायमेंशन है। क्या ये बात समझ गए? वीन्स कांस्टेंट का नाम सुना है? WIEN, वीन्स, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कुछ होता है। लैम्डा और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, उसी कांस्टेंट को वीन्स कांस्टेंट कहते हैं। इसको क्या बोलते थे? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वाई डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ छोटी वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती है, डिस्प्लेस होती है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बॉडी से जो एनर्जी निकलती है उसकी वेवलेंथ छोटी हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ाने से वेवलेंथ छोटी हो जाती है। इसका मतलब वेवलेंथ शिफ्ट हो जाती है किधर? स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ। इसीलिए क्या नाम रख दिया गया? डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या कहा था इन्होंने, वीन्स ने? कि लैम्डा और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का प्रोडक्ट किसी बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है। लैम्डा क्या है? जो बॉडी से एनर्जी निकल रही है मैक्सिमम वाली, मैक्सिमम एनर्जी जिस वेवलेंथ की निकल रही है वो वेवलेंथ और टेम्परेचर बॉडी का प्रोडक्ट ले तो वो चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे वेवलेंथ कम हो जाएगी। इसी को वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। कुछ ऐसे लिखते थे। अभी हम एक्चुअली वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो ये वेवलेंथ है, m लिखा होता है, इसका मतलब वो वेवलेंथ जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है। जैसे कोई बॉडी है और आपने इसका टेम्परेचर कर दिया 300 केल्विन, तो इसके सरफेस से एनर्जी निकलेगी। अब वो एनर्जी छोटी वेवलेंथ की भी होगी, बड़ी वेवलेंथ की भी होगी। एनर्जी 0 वेवलेंथ से इनफाइनाइट वेवलेंथ की कुछ भी हो सकती है। तो जब इसकी एनर्जी को जो निकली है हम वेवलेंथ वाइज अरेंज करेंगे तो कुछ ऐसा हमें दिखेगा। इधर मान लो वेवलेंथ 0 है और इधर वेवलेंथ मान लो इन्फिनिटी है। तो जो एनर्जी से निकली है 0 वेवलेंथ की एनर्जी ऑलमोस्ट 0, फिर किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा और फिर बाकी की एनर्जी कम कम। तो इस वेवलेंथ की एनर्जी सबसे ज्यादा अमाउंट में है कि नहीं? इसी को बोलते हैं लैम्डा एम। लैम्डा एम का मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ नहीं है, वो वेवलेंथ जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है, ये है लैम्डा एम। क्या ये बात समझ में आई? तो लैम्डा एम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का प्रोडक्ट किसी बॉडी के लिए कांस्टेंट होता है। किसने कहा था? वीन्स ने कहा था। और उन्हीं के नाम पे ये कांस्टेंट है, वीन्स कांस्टेंट, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट। वीन्स कांस्टेंट, स्मॉल बी को वीन्स कांस्टेंट कहते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। इसकी यूनिट क्या होगी? केल्विन। क्या होगी? केल्विन। तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? मीटर केल्विन। तो बी की यूनिट होगी मीटर केल्विन, मीटर केल्विन। ये यूनिट हो गई किसकी? वीन्स डिस्प्लेसमेंट। और दोनों फंडामेंटल यूनिट ही है, तो एसआई फंडामेंटल भी यही होगा। तो डायमेंशन क्या होगा इसका? बोलो। एल थीटा, ब्रैकेट में लिख दो। M0 T0 भी कर सकते हैं हम, M0 L T0 थीटा, इसका डायमेंशन हो गया। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आ गई? तो व्हाट इज यूनिट? अब हम डायमेंशन में फिर से देखेंगे, सारे क्वांटिटीज का डायमेंशन एक बार डिस्कस करेंगे। 11th और 12th में जितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है इंपॉर्टेंट, हम सबकी डायमेंशन फिर से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज यूनिट? रेफरेंस स्टैंडर्ड दैट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड।
हाउ मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट यू नो? 5। कोई बता सकता है वो पांचों क्या हैं? नहीं, ऐसे नहीं, कोई एक जना खड़े होके बोलो तो समझ में आएगा कि याद है कि नहीं। कौन बताएगा? सबके हेड डाउन हो गए। चलो कोई एक जना तो बताओ, कौन बताना चाहेगा? चलो तुम बताओ, तुम्हारे पीछे। कैरेक्टरिस्टिक्स, सुटेबल साइज, वेरी गुड। एक्यूरेटली डिफाइंड, वेरी गुड। इनवेरिएबल, वेरी गुड। रिप्रोड्यूसिबल, एक और, इजिली एसेसिबल, इजिली एसेसिबल। सिट डाउन। और कौन बताएगा? इसी को रिपीट करना है, कौन करेगा? फ्रॉम द, आप तीनों में से कोई एक बताओ। चलो तुम ही बता दो। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मत बोल दो, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। मैंने तो हिंट दिया था, रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। वेरी गुड। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। यूनिट को बनाता कौन है, डिफाइन कौन करता है? CGWM, हेड ऑफिस पेरिस में। पहली मीटिंग 1960 में। सारे सिस्टम ऑफ यूनिट को खत्म करके SI सिस्टम ला दिए। SI सिस्टम में कितनी फंडामेंटल यूनिट लिया गया? 7। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिख दो, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। SI सिस्टम की हम फंडामेंटल यूनिट की बात कर रहे हैं। कितनी फंडामेंटल यूनिट लिया गया? 7। 5 और 2 और 7। पहला देखो, हम बोल रहे हैं, फिर आपको रिपीट करना, सही से सुन लेना। मास, ये हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम ले रहे हैं, तो इसको बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और इनकी यूनिट को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल यूनिट। तो जब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पूछी जाए तो क्वांटिटी के नाम लिखने हैं, और यूनिट पूछी जाए तो यूनिट के। कभी कभी हम क्वेश्चन पूछते हैं विच इज फंडामेंटल यूनिट, और वहां पे लिखते हैं लेंथ। ठीक, मास, सेकेंड, ऑल ऑफ दीज। बच्चे क्या आंसर करेंगे? ऑल ऑफ दीज। क्या सही होगा? ऑल ऑफ दीज। हमने 2 फंडामेंटल क्वांटिटी लिखा है और एक यूनिट लिखा है, और पूछा क्या था? फंडामेंटल यूनिट पूछा था, तो ऑल ऑफ दीज तो गलत हो गया। लेकिन सबसे ज्यादा सही यही लगेगा, तो मास भी फंडामेंटल, टाइम भी फंडामेंटल, लेंथ भी फंडामेंटल। तो आप लगा के आओगे और कहोगे ये तो गलत हो ही नहीं सकता, पता चला वही गलत है। ये बात समझ में आई? तो केयरफुली आंसर करना चाहिए। फंडामेंटल यूनिट, क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक बार फिर से बोल रहे हैं, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, और इनकी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट की खास बात क्या होनी चाहिए? सुन लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बुक में ऐसा लिखा नहीं मिलेगा। फंडामेंटल यूनिट उसको कहते हैं जिसकी यूनिट अकेली हो, मतलब किसी पे डिपेंड ना करे, और जिसपे पावर +1 हो, मतलब वो किसी के मल्टीपल से या किसी के सब मल्टीपल से बनाई ना गई हो। क्या ये बात समझ में आई? मीटर अकेली है, पावर कितनी है? 1, तो ये फंडामेंटल यूनिट हो गई। लेकिन मीटर स्क्वायर फंडामेंटल ही है, बट 2 फंडामेंटल यूनिट को, मीटर को ही 2 बार मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए फंडामेंटल में।
तो क्या मीटर स्क्वायर जिसकी भी यूनिट है वो फंडामेंटल होगी? नहीं होगी। सेकेंड पे पावर -1, ये तो फंडामेंटल यूनिट है। सेकेंड इज फंडामेंटल, अकेले ही है बट पावर -1 है। पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए था। तो क्या सेकेंड इनवर्स 1 या सेकेंड इनवर्स क्या फंडामेंटल यूनिट है? नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? तो फंडामेंटल हम कब बोलेंगे? जब यूनिट अकेली हो और उसमें पावर 1 हो, तो हम उसको फंडामेंटल बोल सकते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट और उनके सिंबल्स यहां पे हम लिख रहे हैं। तो इधर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिर फंडामेंटल यूनिट और फिर सिंबल। पहला है मास, यूनिट बोलो किलोग्राम। यदि आप यूनिट पूरी लिखते हैं तो कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। यदि आप यूनिट पूरी लिखते हैं तो कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए। यदि आप यूनिट एक लेटर से लिखते हैं तो साइंटिस्ट का नाम होगा तो कैपिटल, अदरवाइज स्मॉल। किलोग्राम किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, तो सिंबल में भी लेटर स्मॉल ही लिखेंगे। ठीक है। लेंथ मीटर, स्मॉल m, टाइम सेकेंड, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, स्मॉल s, करंट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है बट पूरी यूनिट लिखेंगे तो कोई भी लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, कैपिटल A, साइंटिस्ट का नाम है इसलिए कैपिटल। टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर केल्विन में, केल्विन साइंटिस्ट का नाम है बट पूरा लिख रहे हैं तो सभी लेटर स्मॉल में, एक लेटर लिखेंगे तो कैपिटल की। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलो, मोल, MOLE, सिंबल में MOL। सेवेंथ वाली ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला, कैंडेला। इसका सिंबल क्या होता है? CD, CD। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल यूनिट और उनके सिंबल्स। क्या ये बात समझ में आई? अब यहां पे नोट में लिख लो, जब भी सिंबल लिखेंगे तो कभी प्लूरल नहीं लिखते। जैसे 10 सेकेंड्स नहीं लिखते, 10 सेकेंड, 10 एम्पियर्स नहीं लिखते, 10 एम्पियर। ठीक है। तो यूनिट के सिंबल्स में कभी प्लूरल नहीं लिखेंगे, लिख दो, सिंबल्स ऑफ यूनिट इज नॉट रिटन इन प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं लिखते। यदि यूनिट साइंटिस्ट के नेम का है और पूरा नाम लिखते हैं तो सारे लेटर स्मॉल होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं लिखेगा न्यूटन, ये आप लिखते हो तो दिस इज नॉट यूनिट, ये तो आपने साइंटिस्ट का नाम लिख दिया, ये यूनिट नहीं है। यूनिट लिखना है, पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल n लिखो, ये यूनिट है। और एक ही लेटर लिखना है, साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल में लिखना है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब ये 1960 में डिफाइन कर दी गई सारी, फिर अराउंड 1970 के आसपास वर्ल्ड के साइंटिस्ट मीटिंग तो होती रहती थी,
तो कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि भाई हमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट इससे नहीं बना पा रहे, तो उनकी यूनिट डिफाइन करो, क्योंकि इससे ऑब्टेन्ड नहीं कर पा रहे हैं। जिसकी यूनिट इससे ऑब्टेन कर लेंगे उसको क्या बोलेंगे, डिराइव। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की यूनिट इससे लोगों को नहीं मिल पा रही थी, तो लोगों ने क्या कहा कि भाई इसकी भी यूनिट आप क्या कर दो, डिफाइन कर दो। तो अराउंड 1970 उसकी यूनिट डिफाइन कर दी गई, प्लेन एंगल की और सॉलिड एंगल की। इसके बाद में की गई तो उसको इसके साथ ना रख करके एक अलग नाम दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या नाम दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट। कितनी होती है, दो। कौन कौन सी, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल रेडियन, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। क्या ये बात समझ गए? फिर साइंस और एडवांस हुई। फिर 1995 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हुई उसमें वर्ल्ड के साइंटिस्टों ने कहा कि नहीं, अब हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि हम इन्हीं से उनको डिफाइन कर सकते हैं। जो हम 1970 में नहीं कर पा रहे थे, 95 में वो अब हम कर पा रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की नई यूनिट की या नए डेफिनेशन की हमें जरूरत नहीं है, हम इनसे उनको बना सकते हैं। तो उस समय ये डिसीजन लिया जनरल कॉन्फ्रेंस एंड वेट ने कि सप्लीमेंट्री यूनिट को हम डिराइव यूनिट के साथ में रखेंगे। कब लिया गया डिसीजन, 1995 में। और बुक में हमारे जब आता है ये तो 25-30 साल लग जाते। तो अभी हमारे एनसीईआरटी में ये चीज आई नहीं है। कोई आपसे स्पेसिफिकली पूछे, एनटीए आपसे पूछे कि हम डिराइव सप्लीमेंट्री यूनिट को डिराइव के साथ रख सकते हैं या फंडामेंटल के साथ, तो आप कहेंगे डिराइव के साथ। क्यों? क्योंकि जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर ने बोल दिया है। कब बोल दिया, 1995 में, कि ये डिराइव यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट इज डिराइव यूनिट, ये उन्होंने बोल दिया। हमारी बुक में अभी नहीं आया, वो बात अलग है। लेकिन हमें तभी इसको आंसर करना है जब स्पेसिफिकली हमसे ये पूछा जाए, अदरवाइज आप सप्लीमेंट्री, यदि ऑप्शन में सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री भी लगाइए। यदि ऑप्शन में सप्लीमेंट्री नहीं है, केवल डिराइव और फंडामेंटल है, तो किसके साथ लगाएंगे, डिराइव के साथ, फंडामेंटल के साथ नहीं। क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो नेक्स्ट हेडिंग लिख दो, सप्लीमेंट्री यूनिट। उसी में आगे हम नोट में ये लिखवा देंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। एक होती है प्लेन एंगल, ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है रेडियन और इसका सिंबल होता है RAD। और दूसरी होती है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, इसका सिंबल होता है SR, स्मॉल s स्मॉल r। अब यहीं पे नोट में लिख देते हैं, इन 1995 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर decided that supplementary units can be kept with derive unit. Can be kept with derive unit. So this is additional knowledge for you. और ये इस नॉलेज का यूज आप तभी करेंगे जब एनटीए स्पेसिफिकली पूछे कि किसके साथ रखना है,
सप्लीमेंट्री ऑप्शन भी ना दे। एनटीए की खास बात क्या है कि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो वही आंसर मानेंगे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। आपको भी ऐसे ही करना है, जो एनसीईआरटी में लिखना है वही आंसर जाएगा और वही वो करेक्ट मानेंगे। स्पेसिफिकली वो पूछते हैं, सप्लीमेंट्री ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप ये वाला स्टेटमेंट यूज करके और डिराइव यूनिट के साथ उनको कर सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? कभी कभी एक्स्ट्रा नॉलेज भी नंबर को कम कर देता है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर करेंगे। यदि सप्लीमेंट्री ऑप्शन में है तो ऑप्शन में सप्लीमेंट्री ही टिक करना है, नहीं है तो डिराइव। हर एक यूनिट को उन्होंने डिफाइन किया है, मीटर को, केजी को। सबकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट केजी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि केजी की डेफिनेशन 2018 में इन्होंने चेंज कर दिया। उससे पहले जो चलता था हमारे बुक में अभी भी वही है, पहले वाली है, बट चेंज किया। कब चेंज किया? 2018 में। तो रिसेंटली कुछ हुआ है, तो इसलिए वो इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब केजी को हम कैसे डिफाइन करते थे, तो थोड़ा हमें उसके बारे में आगे पीछे पता होना चाहिए। पहले कैसे करते थे ये जानना ज्यादा जरूरी है। आप कैसे करते हैं वो उतना जरूरी नहीं, क्योंकि बुक में आया ही नहीं। तो पहले कैसे करते थे वो जानना जरूरी है। कैसे करते थे? उन्होंने पेरिस में एक सिलेंडर लिया और वो सिलेंडर प्लैटिनम इरिडियम का बनाया हुआ। किसका बनाया हुआ है? प्लैटिनम इरिडियम का। उसकी जितनी हाइट है उतना ही डायमीटर भी है। तो एक पर्टिकुलर सिलेंडर बनाया, जितनी हाइट है उतना डायमीटर है, और प्लैटिनम इरिडियम के मटेरियल को यूज किया और कहा इसका जो मास है वो 1 kg है। क्या बोल दिया? इसका मास 1 kg है। अब सबको वो 1 kg मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसका मास हम आज से डिफाइन करते हैं कि इसका जितना मास है वही 1 kg है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब किसका बना है आपसे पूछ सकते हैं, वो किसका बना है? प्लैटिनम और इरिडियम का बना है। कितना परसेंट प्लैटिनम, कितना परसेंट इरिडियम है? 90% प्लैटिनम है और 10% इरिडियम है। 9:1 का रेशियो है। फिर क्या पूछ सकते हैं? हाइट और डायमीटर में रिलेशन क्या है? 1:1। जितनी हाइट है उतना ही डायमीटर है। तो डायमीटर और हाइट का रिलेशन क्या है? 1:1। और ये है कितने? 3.9 सेंटीमीटर। 3.9 सेंटीमीटर हाइट है और 3.9 सेंटीमीटर डायमीटर है। किसका? सिलेंड्रिकल रॉड का। किसका बना हुआ? प्लैटिनम इरिडियम का। किस रेशियो में? इसमें से कुछ भी क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, ठीक है। तो नोट में कहीं इसको लिखो, 1 kg mass of platinum iridium cylinder of equal height and diameter। इस सिलेंडर का जो मास है वो 1 kg है। अब इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स। प्लैटिनम और इरिडियम का रेशियो, प्लैटिनम इज टू इरिडियम 9:1 या 90% 10%। हाइट इक्वल टू डायामीटर इक्वल टू 3.9 सेंटीमीटर। 3.9 सेंटीमीटर।
तो ये कुछ पॉइंट जो केजी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी अब ये डेफिनेशन नहीं रही, अब ये बदल दी गई, अब नई डेफिनेशन आ गई केजी की, उसमें प्लैंक कांस्टेंट के टर्म्स में उसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, बट हमारी बुक में अभी भी यही है। नहीं, जो बुक वाली है अभी वही मानेंगे, क्योंकि हमारी बुक में वो आया नहीं अभी। ये जरूर पूछ सकता है कोई, मान लो कोई पेपर सेटर हो और उसको जनरल अवेयरनेस काफी रहता है। हमारे इंडिया में भी तो यूनिट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है? जैसे वर्ल्ड में यूनिट को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? CGWM के पास है। वैसे इंडिया में भी तो यूनिट को मेंटेन करने के लिए कोई कमेटी होगी, कोई बॉडी होगी। कौन है वो? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ये अपेक्स बॉडी है जो इंडिया में सारे यूनिट की देखभाल करती है। जितने ये वेट आते हैं 1 kg वेट, ये सब देखते हो, ये वहीं से नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी से लोग लेते हैं, इंडस्ट्री लेती है और फिर उसका प्रोडक्शन करती है और फिर मार्केट में आते हैं। जो ये टाइम आप देखते हो, टीवी वाले हर जगह टाइम एक ही दिख चलता है कि नहीं? क्योंकि जो हमारे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में CGM क्लॉक लगी है, उसी से सबके टाइम कोऑर्डिनेटेड है, तो सब जगह पे एक ही टाइम वही चलेगी, तो सब वहीं से अपने टाइम को कॉपी करेंगे। ठीक है, कौन देखता है? नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। अब मान लो वहां का कोई साइंटिस्ट या वहां का कोई आदमी है जो NTA में आ गया पेपर सेटर में, वो तो पूछ सकता है कि मास की यूनिट को कब डिफाइन किया गया, रीडिफाइन किया गया, किस ईयर में? 2016, 17, 18, 19 दे दिया, तो 18 में किया गया। ठीक है, बट वो डेफिनेशन हमारे बुक में आई नहीं, इसलिए अभी हम उसको नहीं बताएंगे। ठीक है, उससे पहले क्या था? ये था। क्या आप जानते थे ये सब? ये था उससे पहले। ठीक है, उसके बाद प्लेन एंगल सिस्टम ऑफ यूनिट देख लो, सबको पता ही है। कितनी सिस्टम ऑफ यूनिट होती है? FPS किस कंट्री ने बनाया था? ब्रिटेन ने। किस कंट्री ने बनाया? ब्रिटेन ने बनाया। क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहां पे आया? ब्रिटेन में। व्हील सबसे पहले कहां पे बनाई गई? ब्रिटेन में। जेम्स वॉट कहां के थे? ब्रिटेन के थे। भाप का इंजन उन्होंने बनाया। तो मशीन सबसे पहले कहां बनना स्टार्ट हुआ? इंग्लैंड में। तो साइंस सबसे पहले कहां डेवलप हुई? इंग्लैंड में। तो यूनिट भी उन्हीं को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया। कौन सा सिस्टम? फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। लेंथ को किस में मेजर करते थे? फुट में। लेंथ, पाउंड, मास और सेकेंड टाइम। एक होता पाउंडल। देखो कोई कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड भी डाल सकता है, पाउंडल। ये किसकी यूनिट होती है? ये फोर्स की यूनिट होती है। इसी सिस्टम में, इसी सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है पाउंडल। पाउंड, पाउंडल। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस में बहुत एनिमिटी होती थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म हुआ 1945 के आसपास। ठीक, वर्ल्ड वॉर सेकेंड कब खत्म हुआ? 1945 के आसपास। और वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन वाले जीत गए थे, फ्रांस वाले हार गए थे, तो दोनों में एनिमिटी हुई, मतलब एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। तो जब ब्रिटेन ने अपना सिस्टम बनाया तो फ्रांस ने कहा कि भाई हम इनके सिस्टम को तो फॉलो नहीं करेंगे, हम अपना सिस्टम बना लेते। तो उन्होंने कौन सा सिस्टम बनाया पहले? CGS। इसका दूसरा नाम, इसको किसने बनाया था? फ्रांस ने। इसका दूसरा नाम क्या होता है? गॉसियन सिस्टम। गॉसियन सिस्टम। इसमें लेंथ किससे मेजर करते थे? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लेंथ।
ग्राम मास सेकेंड टाइम। लेकिन जैसे जैसे साइंस एडवांस हुई, सेंटीमीटर क्या लेंथ की छोटी यूनिट है, तो कोई बड़ा लेंथ मेजर करना हो तो बहुत बड़ा नंबर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट छोटी है तो नंबर बड़ा होगा। तो बहुत कन्वीनियंट था। क्या क्या सुटेबल साइज थी? ये नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सुटेबल साइज लगती नहीं, थोड़ी और बड़ी बना लेते हैं। तो फ्रांस ने ये डेवलप कर लिया बाद में। फिर ये भी फ्रांस ने ही डेवलप किया, एमकेएस सिस्टम। और इसमें मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, और टाइम को सेकेंड में। फिर इसके बाद एक सिस्टम आई जिसको एम के एस क्यू सिस्टम कहते हैं। मतलब चार्ज की भी जरूरत पड़ी। करंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट बनाने के लिए हमें चार्ज की जरूरत पड़ती थी। तो लोगों ने कहा कि चार्ज भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। बाद में ये पता चला नहीं, चार्ज से ज्यादा फंडामेंटल करंट होता है। तो चार्ज की जगह क्या लिख दिया गया? करंट। तो एक नई सिस्टम आ गई, एम के एस ए सिस्टम, एम के एस क्यू सिस्टम, एम के एस ए सिस्टम। ए फॉर करंट, क्यू फॉर चार्ज, और बाकी तो सब वही है, मीटर, मास, लेंथ, टाइम। फिर इन सबको हटा दिया गया। फाइनली कौन सी सिस्टम आ गई? एसआई। कब आई एसआई? 1960 में। कब आई? तो ये सब 1960 के पहले वाले यूनिट थे। 60 के बाद कमेटी ने कहा पूरे वर्ल्ड को कि आप इस सिस्टम को फॉलो करो, क्योंकि इसमें बेस यूनिट कितनी है? 7। मतलब जितनी पॉसिबल यूनिट है हम सबकी यूनिट इनके फंडामेंटल से बना सकते हैं, बट इनके फंडामेंटल से सबको नहीं बना पाते थे। तो इसमें कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी, वो सबको हटा के क्या डेवलप कर लिया गया? एसआई सिस्टम। तो दीज आर द डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कोई? इसमें तो कोई और कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। ये पूछ सकता है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, METRIC, METRIC, मेट्रिक सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट? वो यूनिट जिसमें सारे कन्वर्जन 10 के मल्टीपल में हो। जैसे 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर, 1000 मीटर से 1 किलोमीटर। क्या सब 10 के मल्टीपल में ही है? 10 के मल्टीपल में है। तो जो यूनिट 10 के मल्टीपल में या सब मल्टीपल में होती हैं उनको हम मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। और जो 10 के मल्टीपल में नहीं होती, जैसे पहले के जमाने में 16 पैसे का 1 रुपया होता था। 16 आने का 1 रुपया होता था। तो क्या 16 10 के मल्टीपल में है? नहीं है। आज 100 पैसे का 1 रुपया हम बोलते हैं, क्या 100 10 के मल्टीपल में है? तो आज की जो यूनिट है वो मेट्रिक हो गई। जो 16 आने वाली यूनिट थी, क्या वो मेट्रिक सिस्टम थी? नहीं थी। FPS इज नॉट मेट्रिक सिस्टम। इसमें सब 10 के मल्टीपल में नहीं होते, बाकी सब में 10 के मल्टीपल में होते। ये बात समझ में आई? तो क्वेश्चन के फॉर्म में एक लिख दो यहां पे, विच वन ऑफ फॉलोइंग, which one of following which one of following is not metric system of unit? Metric system of unit। पहला CGS, MKS, SI, FPS। ये मैट्रिक सिस्टम नहीं है, तो ये सही कर दो, बाकी सब मैट्रिक सिस्टम है।
बोलो ये समझ में आ गया? जब आप यहां आए थे और आज दूसरी क्लास हो रही है, क्या नॉलेज में कुछ गेन हो रहा है? इसको एग्जाम तक कैरी करना है। आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं देखोगे जो तुम्हारा पढ़ा ना हो, क्योंकि जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं हम सब आपको बता रहे हैं, उससे ज्यादा ही बता दे रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो तुम जानते ना हो। बस ये हमें आपसे क्या उम्मीद है, हम चाहते हैं कि आप डिवीजन करना आए, आपको मल्टीप्लाई करना आए, आपको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ये चार चीजें आपको आती है तो पूरी फिजिक्स हम आपको सिखा देंगे। बट 90% लोगों को ये चार चीजें नहीं आती, और ये आगे हम प्रूफ करके दिखाएंगे। आप गलतियां करोगे भी, तो ये चार चीज स्ट्रॉन्ग कर लो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बस और कुछ नहीं चाहिए फिजिक्स में। और सब कुछ सीखना बहुत आसान है, ये चार चीज सीखना थोड़ा टफ है, क्योंकि फिफ्थ से आप सिक्स्थ आए अभी तक नहीं सीख पाए, तो आपके दिमाग में क्या कि हम तो सीखे हुए हैं, तो आप ध्यान लगा के सीखते नहीं हो, इसलिए इसको सीखना बहुत टफ है। फिजिक्स तो सीखना इजी है, वो तो आप सीख जाओगे, बट ये कैलकुलेशन आप थोड़ा सा करना, सही करना आदत डाल लो। तो ये सब सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ये हमने वही फोटोग्राफ लिखा, ये वो सिलेंडर है, इरिडियम प्लैटिनम का सिलेंडर है ये वाला, जिसकी हाइट डायमीटर बराबर है, और किसका बना है? प्लैटिनम और इरिडियम का। प्लैटिनम और इरिडियम का ही क्यों बनाया? क्योंकि प्लैटिनम इरिडियम का एलॉय जो होता है वो सराउंडिंग से बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होता। प्लैटिनम और इरिडियम का एलॉय यहां रख दो तो टेम्परेचर चेंज करो, ह्यूमिडिटी चेंज करो, उस पर कोई फर्क नहीं आता, इसलिए प्लैटिनम इरिडियम को चुना गया, राइट। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम? एसआई सिस्टम का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज पहला तो ये है कि इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट? आप लोगों ने तैयारी तो करी है ना, एक दो साल तो पढ़ाई करी कि नहीं? 11th पढ़ा, 12th पढ़ा, इस साल नीट दिया होगा। क्या हम टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाय कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट? ये एसआई सिस्टम ऐसी सिस्टम है जिसके फंडामेंटल से हम किसी भी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बना सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसआई के फंडामेंटल यूनिट से हम सारे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बना ले जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सिस्टम। तो व्हाई इट इज कॉल्ड कोहेरेंट सिस्टम, अपने लैंग्वेज में यहां पे लिख लेना, लिख दो, बिकॉज वी कैन डिराइव unit of all physical quantities, unit of all derived physical quantities with help of fundamental unit, because we can derive unit of all derived physical quantities with help of fundamental units, with help of fundamental unit. That's why it is called coherent system of unit. Then it is a rational system of unit. What does it mean? It is a rational system of unit. इसका मतलब ये होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट होती है। वन फिजिकल क्वांटिटी हैज वन यूनिट। इससे पहले देखो, एनर्जी की यूनिट इसके पहले, एसआई के पहले कोई जूल लिखता था, कोई कैलोरी लिखता था, कोई इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखता है, आज भी हम लिखते हैं, लेकिन उसको एसआई यूनिट नहीं कहते। जब एसआई यूनिट कहेंगे तो एनर्जी की एक ही यूनिट है, जूल। तो एक फिजिकल क्वांटिटी को एक यूनिट दे दिया हमने, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं? रेशनल सिस्टम। तो रेशनल सिस्टम बिकॉज वन फिजिकल क्वांटिटी हैज गॉट वन यूनिट, वन फिजिकल क्वांटिटी हैज गॉट वन यूनिट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेशनल यूनिट। One physical quantity has got one unit, that's why it is called
रेशनल यूनिट, और इट इज अ मीट्रिक सिस्टम, ये तो जानते ही हैं। 10 के मल्टीपल या सब मल्टीपल में ये होती है। अब देखो यहां पे प्लेन एंगल के बारे में थोड़ा सा और उसका कन्वर्जन देख लेते हैं। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। टाइम तो नहीं हुआ ना अभी? टाइम तो नहीं हुआ ना? ठीक है, अभी है टाइम। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन एंगल? एंगल बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो जब लाइन के बीच में एंगल है तो प्लेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लाइन कहां पे ड्रॉ करते हैं? प्लेन पे। तो एंगल कहां पे बनती है? प्लेन पे। इसलिए क्या नाम दिया? प्लेन एंगल। कोई भी दो लाइन खींच दो, इनके बीच की ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। इनके बीच में ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। तो व्हाट इज प्लेन एंगल? एंगल बिटवीन टू लाइंस। प्लेन एंगल क्या होती है? एंगल बिटवीन टू लाइंस होती है। अब देखो प्लेन एंगल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। मान लो ये कोई सर्कल हो और ये इसका सेंटर है। इस सर्कल पे एक छोटा सा पार्ट ले लो, इतना पार्ट ले लो। इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ बोलते हैं। मान लो ये ए पॉइंट हो, ये बी पॉइंट हो, तो ये एक आर्क लेंथ है। इसको लिखते कैसे? ऐसे, ए बी के ऊपर ऐसे बना देते हैं। इसको बोलते हैं आर्क लेंथ ए बी। आर्क लेंथ ए बी ऐसे लिखते हैं। यहां से एक लाइन सेंटर पे बना दो, यहां से एक लाइन सेंटर पे ला दो। दोनों लाइन के बीच की जो एंगल दिख रही है दिस इज प्लेन एंगल, और ये इसका रेडियस है। ये एक आर्क है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये एंगल है। तो अब इस थीटा को हम डिफाइन कैसे करेंगे? देखो, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज कॉल्ड प्लेन एंगल, बिकॉज इट इज एंगल बिटवीन टू लाइन। इन दोनों लाइन के बीच के एंगल है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, थीटा की वैल्यू होती है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस इज कॉल्ड थीटा। आर्क अपॉन रेडियस, ये थीटा होती है। 1 रेडियन एंगल यदि हमें डिफाइन करना है तो देखो कैसे करते हैं। यहां पे 1 आ जाए, इसका मतलब यहां पे 1 आ जाए, ठीक है। ये क्या है? एंगल है, इसकी यूनिट क्या है? रेडियन है। हम चाहते हैं 1 रेडियन लाना, तो 1 तभी आएगा जब ये दोनों बराबर हो जाए। इसका मतलब व्हाट इज 1 रेडियन एंगल? इट इज एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। यदि आर्क की वैल्यू भी रेडियस के बराबर हो जाए तो क्या ये दोनों कैंसिल होके 1 आ जाएंगे? उसी को क्या बोलेंगे? एक सर्किल आपने बनाया 1 मीटर रेडियस का, तो आर्क भी कितना लेना है? 1 मीटर का। वो आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा उसको क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। तो 1 रेडियन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर ऑफ सर्किल हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस। व्हाट इज 1 रेडियन? It is angle subtended by an arc at center whose length is equal to radius. क्या ये बात समझ गए? तो 1 रेडियन की डेफिनेशन लिख दो यहां पे। It is angle subtended by an arc at center
whose length is equal to radius, whose length is equal to radius. 1 radian is angle subtended by an arc at center whose length equal to radius of this circle. What is 1 radian angle? कौन डिफाइन करेगा? पीछे से कोई डिफाइन करेगा? बोलना सीखो, बोलो, कोई बोलेगा? सबके हेड डाउन है। चलो तुम बोलो। वेरी गुड। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर whose length is equal to radius, that is 1 radian. अब आप बताओ, क्या पाई रेडियन डिग्री में जानते हो कितना होता है? 180 डिग्री। ये तो हम सब याद करते हैं, बाकी सब कन्वर्जन करके देख लेते हैं। देखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सबको लर्न है। अब हम चाहते हैं 1 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री, तो इसको 1 बनाना चाहते हैं। किसी को 1 बनाना हो तो क्या करें, उसी से उसको डिवाइड कर दें, लेकिन जो इधर करेंगे वही इधर भी करना पड़ेगा, तो हम दोनों तरफ पाई से डिवाइड कर दें। तो क्या करें, पाई रेडियन अपॉन पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। पाई पाई कैंसिल 1, तो 1 रेडियन इधर बचा, इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। हो गया कि नहीं? इसका मतलब 1 रेडियन इज दिस मच डिग्री। ये कितना होता है? 22/7। तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? हम कर सकते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 22/7, ऊपर चला गया 7। बोलो, 180 इंटू 7 करें तो क्या आएगा? आएगा कि नहीं? डिवाइडेड बाई 22, दिस इज 1 रेडियन। 1260 को 22 से डिवाइड करना, क्या 2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे? यदि लास्ट में 0 हो तो 2 से डिविजिबल होगा, इवन नंबर हो तब भी 2 से डिविजिबल होगा। तो ये 2 से डिविजिबल है और ये तो होता ही है डिविजिबल, इवन नंबर है, यहाँ 0 है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा? इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 630 आएगा। अब हमें सॉल्व क्या करना है? 630 डिवाइडेड बाई 11, तो डिवीजन ऐसे ही तो करते थे। इसका पहले 2 डिजिट देख लो, इसका 2 डिजिट देख लो। ये बड़ा है, ये छोटा है, कितने टाइम ये इसमें चला जाएगा? 5। 6 करेंगे तो 66, तो 5 टाइम्स ले जाओ, 55। 13 में से 5 माइनस कर दो, 13 में से 5 माइनस कर दो, 8। 5 बचा, 5 माइनस 5 0। क्या ये छोटा हो गया इससे? एक डेसिमल लगा दो, नहीं, अभी एक 0 है, तो अभी 0 है। कितने टाइम गया था? 5। 0 यहां ले आए, 7 टाइम, 77। कितना बचा? 3 यहां लिख ले रहे। अभी डेसिमल कर दे, यहां पे 0, 2 टाइम्स, 22, 8, 7 टाइम फिर से। तो इतना डिग्री आ गया कि नहीं?
आपको याद रखना है अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री। 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री। 1 रेडियन इज 57.27 डिग्री। जिसको डिवीजन करना नहीं आता एक बार नोट कर लेना, इसको सीखने में कोई बुराई नहीं है और आता बहुत कम लोगों को है। अभी बड़े बड़े डिवीजन हम देंगे और करके दिखाएंगे भी, ऐसा नहीं है। तो 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है? 2 रेडियन इसका डबल, 10 रेडियन इसका 10 टाइम्स कर लेंगे। चेंज करो स्लाइड, जल्दी नोट करो इसको। नोट कर लिया? देखो, आपको पता है कि 180 डिग्री कितने रेडियन के होता है? पाई रेडियन के होता है। हमें चाहिए 1 डिग्री कितने रेडियन के, तो इसको क्या करें? 180 से डिवाइड कर दें, तो इधर आ जाएगा 1 डिग्री, इधर क्या आ जाएगा? रेडियन। इसका मतलब 1 डिग्री इतने रेडियन के होगा, तो 10 डिग्री कितने रेडियन का होगा? इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। 30 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होगा? इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दें। n डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? इसको n से मल्टीप्लाई कर दें। तो जिस डिग्री को रेडियन में बदलना है उस डिग्री को इससे मल्टीप्लाई कर दें। बोलो, यदि हमें 300 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो इसको 300 से मल्टीप्लाई कर दें। कर सकते हैं कि नहीं? व्हाट इज वैल्यू ऑफ 300 डिग्री इन रेडियन? फास्ट करो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ 300 डिग्री इन रेडियन? तो क्या करना है हमें? 300 डिग्री में पाई अपॉन 180 को मल्टीप्लाई कर देना है। आप देखो, ये 0 0 कैंसिल, यहां पे बचा 30 पाई और यहां पे बचा 18, यही तो बचा। 5 से 6 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 6 5 जा 30, 6 3 जा तो 5/3 पाई आएगा कि नहीं? 5 पाई/3, ये आपका आंसर हो गया। एक डिग्री में इतने रेडियन होते हैं। यदि हमें पाई भी नहीं चाहिए तो पाई की जगह क्या पुट करें? 22/7 और सॉल्व कर ले। बिना पाई के वैल्यू हमें चाहिए तो पाई की जगह क्या पुट करें? 22/7। देखो, 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन, दैट इज 22/7 इंटू 180 रेडियन। इसको सॉल्व करना है। 2 से ये कैंसिल कर दें 11, 2 से ये कैंसिल कर दें 90, ये कितना हो गया? 9 इंटू 6 63 और 0 630। 11 को किससे डिवाइड कर दें? 630 से। 11 डिवाइडेड बाई 630 रेडियन, यही तो होगा। कोई कर सकता है डिवाइड? जल्दी से करके बताओ। 11/630 करो। डिवीजन करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। करो अपने कॉपी में। कितना? 1 नहीं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, इस फॉर्म में। 0.01 और आगे 7, ठीक है, कुछ सही जा रहा हो।
सही जा रहे हो, एक डेसिमल और प्लेस निकालो। जीरो 0.0171, 0.0176। ठीक है, देखो 1.74 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, कुछ इसके आसपास आंसर आना चाहिए, इसी के आसपास आना चाहिए। ठीक है, ये जो रिजल्ट है एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में देखना, लिखा होगा कैलकुलेट करके, कुछ ऐसे आ रहा है 1.74 10⁻² रेडियन, ये 1 डिग्री की वैल्यू है। और 1 डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट, एंगल वाला मिनट, आर्क मिनट भी बोलते हैं उसको। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और एक पार्ट को क्या बोलते हैं, 1 मिनट या 1 आर्क मिनट। मिनट एक टाइम वाला और एक एंगल वाला, तो मिनट एंगल की भी यूनिट होती है। इस मिनट को हम आर्क मिनट भी बोल देते हैं। कौन सा, आर्क, ARC मिनट। क्या ये बात समझ में आई? तो 1 डिग्री इज डिवाइडेड इक्वली into 60 parts. Each part is called 1 minute। ऐसे लिखते हैं मिनट को, 1 लिख के कॉमा जैसे ऊपर लगा देते हैं, इसको बोलते हैं 1 मिनट या 1 आर्क मिनट। 1 मिनट या 1 आर्क मिनट दोनों बोल सकते हैं। तो 1 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, बोलो, 60। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे? तो क्या हम लिख सकते हैं कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁻² रेडियन। लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.74 10⁻² रेडियन बोल सकते हैं। तो 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे? 1 मिनट इसको कैसे बनाओगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, तो इसको भी 60 से डिवाइड कर दें, कर सकते हैं कि नहीं? तो 1 मिनट की वैल्यू रेडियन में क्या होगी ये बताना है। 1 मिनट की वैल्यू रेडियन में क्या होगी ये बताना है। इसका मतलब इसको 60 से डिवाइड कर देना, ठीक है, और 30 सेकेंड टाइम दे रहा है। जल्दी से करो, टाइमर लगा दिया मैंने। देखते कितने लोग को आता है। डेसिमल के कम से कम एक प्लेस तक तो होना चाहिए कैलकुलेशन। (0.29 10⁻²) 3। दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही, सही, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली यही होती भी है। पीछे किसी का आया क्या? मैं सॉल्व करूं, डिवाइड करूं? कर लेंगे। इसकी वैल्यू होती है 2.9 इंटू 10⁻⁴, 10⁻⁴। 1 मिनट में इतना रेडियन होता है, 2.9 इंटू 10⁻⁴।
2.9 इंटू 10⁻⁴ इतना रेडियन होता है एक मिनट में। एक डिग्री में कितने रेडियन? 1.74 10⁻²। एक मिनट में कितने रेडियन? 2.9 इंटू 10⁻⁴। फिर एक मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया और एक पार्ट को एक सेकेंड बोलते हैं, डिग्री वाला सेकेंड, आर्क सेकेंड। ठीक है, वन मिनट इज इक्वली डिवाइडेड into 60 equal parts each part is called 1 सेकेंड। ऐसे लिखते हैं, 2 बार कॉमा लगा देते ऊपर, ऐसे 1 2 बार कॉमा जैसे लगा देते हैं। इसको रीड करते हैं 1 आर्क सेकेंड, या केवल 1 सेकेंड भी बोल देते हैं। इसका मतलब कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट बोल सकते हैं। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं? ये तो अभी आपने ही कैलकुलेट किया। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 2.9 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। यही तो होना चाहिए। डिवाइड कर दो, 2.9 को 60 से डिवाइड कर दो, 4.8। एक डिजिट और बताओ, 4.83 10⁻⁻, और साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन पहले डिजिट के बाद डेसिमल। नहीं, कुछ गलती है। 4.84 इंटू 10⁻⁻⁶ कुछ ऐसा आता है। 4.84 इंटू 10⁻⁻⁶ रेडियन। ये तीनों वैल्यू आपके एनसीईआरटी में कैलकुलेट करवाई गई है, वहां से आप चेक भी कर सकते हैं और याद रखो तो ठीक है। तीनों वैल्यू देखो, पहला डिग्री से रेडियन में था, मिनट से रेडियन में, सेकेंड से रेडियन में। पावर पहले पे -2, फिर -4, -6। पहला नंबर 1.74, दूसरा नंबर 2.9, तीसरा नंबर 4. नंबर बढ़ता गया। पावर की केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, 2 बढ़ती गई है। डिग्री, मिनट, सेकेंड, 1.74, 2.9, 4.83 या 4 जो भी आपका आया, 10⁻⁻², -4, -6। दिमाग में फीड कर लेंगे, याद रहेगा कि नहीं? अब देखो, इसको हमने हो गया, इसको हमने पढ़ा क्यों? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं जल्दी से देख लो। कोई आपसे कहे कि हमारे पास है 30 डिग्री 40 मिनट 28 सेकेंड, इसमें कितने रेडियन होंगे? तो ये हमने टफ थोड़ा पूछा। देखो कैसे करते हैं, सुन लो, पहले करने का तरीका सीख लो। इतना डिग्री, इतना मिनट, इतना सेकंड में कितने रेडियन हो गए ये हम जानना चाहते हैं। अब हमें डिग्री में कितना रेडियन होता है पता है, मिनट में कितना होता है पता है, सेकंड में कितना होता है पता है, बट यहाँ तो तीनों है, तो हम तीनों को किसी एक में कर लेते हैं। हम सबको सेकंड में कर लेते हैं। तो देखो, इसको मिनट में करेंगे तो क्या लिखेंगे, 60 इंटू 30। क्या ये मिनट हो गया? और आपके पास और कितना मिनट है? तो मिनट अब टोटल इतना हो गया और सेकेंड इतना है अभी,
ये कितना हो जाएगा 1800 प्लस कितना होगा 1840 मिनट प्लस 28 सेकेंड, यही तो है। अब इसमें फिर से 60 मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा सेकेंड, तो 60 इंटू 1840 ये किस में कन्वर्ट हुआ सेकेंड में, और ये भी किस में है, तो क्या दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल सेकेंड मिल गया। और टोटल सेकेंड में क्या करें 4.83 जो भी आपका आया 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई कर दें, क्या ये रेडियन में आ गया, बोलो। इसमें 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट बना, ये मिनट है, इन दोनों को ऐड कर लिया, मिनट को मिनट में ऐड कर सकते हैं पर मिनट को सेकंड में ऐड नहीं कर सकते। इसको सेकंड बनाया, इसको मिनट बनाया, इसको भी ऐड कर लिया, पूरा मिनट आ गया, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, इस सेकंड को इसमें ऐड कर लिया, टोटल सेकंड आ गया। एक सेकंड में इतने रेडियन, तो इतने सेकंड में कितने रेडियन, क्या निकल जाएगा कि नहीं। जब हम पैरालैक्स मेथड पढ़ेंगे तो इसकी जरूरत पड़ती है कि नहीं। पैरालैक्स मेथड नाम सुना लग रहा कुछ, मून की डिस्टेंस फाइंड करना, प्लैनेट की डिस्टेंस फाइंड करना, तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी है, जब हम पैरालैक्स करेंगे तभी उसको ट्राई करना। तो क्या इस तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। अब आप कुछ अपने आप एग्जाम्पल बनाना, यहाँ लिखना 60 से कम कोई लिखना है यहाँ पे, क्योंकि 60 मिनट लिख दिया तो इसका मतलब 1 डिग्री हो गया, वो इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे मान लो 38 डिग्री 56 मिनट 20 डिग्री सेकेंड, सबको आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, लाइक दैट, ऐसे कर लेंगे। तो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।